नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। यदि आप यूट्यूब पर जाकर सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए 92 वीडियोस को 92 वीडियो को देखने, सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। इन वीडियो में से अधिकांश का संबंध सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमावली, विधियाँ, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों या अन्य समसामयिक विषयों से है। कतिपय वीडियो मैंने ऐतिहासिक विषयों पर भी डाले हैं क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास में मैंने एमए और पीएचडी किया है। आज के वीडियो का संदर्भ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रशासक की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य हैं। खासकर मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं स्पष्ट कर सकूँ कि प्रशासक की शक्तियाँ क्या है, उनके कर्तव्य क्या है और क्या उसकी शक्तियों में सहकारी सोसाइटी की सदस्यता प्रदान करने की शक्ति निहित है अथवा नहीं। इस संदर्भ में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के सुसंगत धाराओं की चर्चा करूंगा जिनका संबंध कहीं न कहीं प्रशासक से है। शुरुआत में धारा 14 की उपधारा 10 से करता हूं। इसमें कहा गया है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की सहकारी समिति जहां राज्य सरकार ने हिस्सा पूंजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा कोई सरकारी गारंटी दी हो कि प्रबंध समिति का निर्वाचन कराने में यदि किसी कारणवश असफल रहता है तो उस सोसाइटी की प्रबंध समिति अवधि की समाप्ति की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा निबंधक सहयोग समितियां प्रबंध समिति के गठन हेतु 6 माह से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त करेंगे। कहने का मतलब कि जिस सहकारी सोसाइटी में राज्य सरकार की ने हिस्सा पूंजी मद में निवेश किया हो अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता दी हो अथवा ऋण दिया हो या किसी मामले में सरकारी गारंटी दी हो और उसका चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार समय नहीं करा पाता है तो उस तरह की सहकारी सोसाइटी अवधि समाप्त होने के साथ ही स्वतः अवक्रमित समझी जाएगी, सुपरसीड समझी जाएगी और निबंधक सहयोग समितियाँ उस तरह की समिति में किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करेंगे और यह प्रशासक नियुक्ति की अधिकतम अवधि 6 माह मानी गई है। इसमें किसी व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें आगे कहा गया है कि इस प्रकार नियुक्त प्रशासक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संचालन में हर संभव सहायता करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अंतरिम होगी और निर्वाचन के उपरांत विहित अवधि के भीतर प्रशासक द्वारा नई प्रबंध समिति को प्रभार सौंप दिया जाएगा। प्रभार सौंपने की चर्चा है, इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए जबकि चलन में यह नहीं है। अब एक और चीज़ उल्लेखनीय है कि यहाँ धारा 14 की उपधारा 10 में केवल प्रशासक के दायित्वों के संदर्भ में केवल नई प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी का ही उल्लेख किया गया है। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि विभागीय अधिकारियों को 1935 के अधिनियम और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की शक्तियाँ वर्ष 2008 में दिसंबर 2008 में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की गई थी और उसमें सहायक निबंधक को धारा 14 की उपधारा 10 की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी। कहने का मतलब है कि अंचल स्तरीय सहायक निबंधक धारा 14 की उपधारा 10 के अंतर्गत सहकारी समिति के अक्रमित होने की स्थिति में प्रशासक नहीं बहाल कर सकते हैं। प्रशासक की नियुक्ति कम से कम जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम धारा 41 की ओर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि धारा 41 का संबंध सहकारी सोसाइटियों की प्रबंध समिति के अवक्रमण से है और इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है धारा 41(1) के अंतर्गत कि किन परिस्थितियों में धारा 41 की उपधारा 1 के अंतर्गत कि किन परिस्थितियों में सहकारी समितियों की प्रबंध समिति को अक्रमित किया जाएगा। अब धारा 41 की उपधारा 3 में यह कहा गया है कि जब कोई सहकारी समिति उपधारा 1 के अधीन अक्रमित हो
तो निबंधक सहयोग समितियां सहकारी सोसाइटी के कार्य के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। नियुक्त प्रशासक उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सहकारी समिति के प्रबंध समिति के नवनिर्वाचन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा नवनिर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन का कार्यभार सौंप देंगे। यहाँ भी कार्यभार की सौंपने की चर्चा है, हालांकि प्रचलन में यह नहीं है। और जो 41 की उपधारा धारा 41 की उपधारा 1 में जो बीत अवधि है वह 6 महीने निर्धारित की गई है, मैक्सिमम 6 महीने। तो हम आगे बढ़ते हैं। धारा 41 की उपधारा 4 में कहा गया है कि उपधारा 3 के अधीन नियुक्त प्रशासक निबंधक द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की विधियों में प्रबंध समिति को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्व का निर्वहन करेंगे। धारा 41 की उपधारा 4 स्पष्ट करता है कि जो प्रशासक होंगे और निबंधक द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अधीन काम करेंगे तथा इस अधिनियम अर्थात 1935 के अधिनियम, नियमावली अर्थात 1959 की नियमावली एवं समिति की विधियों के अंतर्गत प्रबंध समिति को जो भी कर्तव्य तथा दायित्व दिए गए हैं उन सभी का निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जाएगा। यह प्रशासक के बड़े व्यापक अधिकारों का उल्लेख करता है 41। और धारा 41 की उपधारा 7 में यह कहा गया है, उसको भी हम लोग देख लें। धारा 41 की उपधारा 7 में कहा है कि निबंधक प्रशासक को उसकी शक्तियों और कृत्यों तथा निबंधित सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में ऐसा निर्देश दे सकेगा जो वांछनीय समझे, और प्रशासक निबंधक के पास किसी समय उद्देश्य हेतु मार्गदर्शन हेतु अनुरोध करेगा कि प्रशासक किस रीति से निबंधित सोसाइटी के कार्यकलाप का संचालन करे। तो मैं पुनः लौटता हूँ कि धारा 41 की उपधारा 4 तो कहता है कि वह जो भी अधिनियम, नियमावली और विधियों के अंतर्गत प्रबंध समिति के दायित्व उसका निर्वहन करेगा। तो प्रबंध समिति के दायित्वों में एक दायित्व किसी भी व्यक्ति को, किसी भी योग्य व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी की सदस्यता प्रदान करना भी है। तो क्या प्रशासक किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी की सदस्यता प्रदान कर सकता है, किसी योग्य व्यक्ति को? तो उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि यह इशू बहुत पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेटल कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के संथाराज व अन्य बनाम LM नागराज व अन्य वर्ष 1997 का मामला है। इसमें स्पष्ट निर्णय दिया है कि प्रशासक को किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाने का अधिकार नहीं है। और यह एक केस लॉ है जो AIR 1997 SC 2025 में रिपोर्टेड है। इसको देखा जा सकता है, इसको सर्च कर सकते हैं। तो एक स्थापित कानून बन गया है कि प्रशासक किसी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति का सदस्य नहीं बना सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस संबंध में एक विवाद हुआ जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। और यह विवाद माननीय उच्च न्यायालय पटना तक गया था। इस विवाद का विषय वस्तु यह था कि निबंधक ने दिनांक 24/6/2022 को एक पत्र निर्गत किया, और उस पत्र का निर्गत करके उन्होंने विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रशासकों को विभिन्न समितियों को सदस्यता प्रदान करने या एफिलिएटेड प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए, बहुत सारे प्रखंडों का पुनर्गठन हो गया था और उनका विभाजन हो गया था। इस कारण बहुत सारे नए व्यापार मंडल का निबंधन किया गया था। प्रखंडों के विभाजन के फलस्वरूप जो नए प्रखंड बने थे उनमें इस व्यापार मंडल की विधि में यह प्रावधान किया गया था कि इसमें 2 ही तरह के सदस्य होंगे। चूँकि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 2008 में जब संशोधित हुई थी तो उसमें एक 12 क जोड़ दिया गया था और स्पष्ट कर दिया था कि अब शीर्ष सोसाइटी में या केंद्रीय सोसाइटी में कोई व्यक्तिगत सदस्य नहीं होगा। इसलिए नए व्यापार मंडल में यह प्रोविजन था कि 2 ही केवल सहकारी सोसाइटी सदस्य होंगे और उसके 2 ग्रुप होंगे। वर्ग प्रथम में पैक्स मेंबर होगा, वर्ग 2 में अन्य सहकारी समितियाँ होंगी। लेकिन चूँकि अन्य सहकारी समितियों को सदस्यता प्राप्त नहीं थी और कहीं कहीं पैक्स की भी संख्या इतनी नहीं थी कि किसी प्रखंड में कि कोरम पूरा हो सके, तो इस स्थिति में जो 9 निबंधित सहकारी समितियां थीं उनको सदस्यता प्रदान करने के लिए, जैसे मत्स्यजीवी सहकारी समिति, प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति या प्रखंड स्तरीय मधुमक्खी पालन प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति या प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, इस तरह की सहकारी समितियों को व्यापार मंडल की सदस्यता प्रदान करके व्यापार मंडल की प्रबंध समिति में कोरम को पूरा करके उसका निर्वाचन संपन्न कराने के लिए ही के उद्देश्य से ही निबंधक सहयोग समितियों द्वारा इस आशय का पत्र निर्गत किया गया था।
अब हुआ कि जब निबंधक सहयोग समितियां द्वारा इस तरह का पत्र निर्गत किया गया तो एक व्यापार मंडल था आपको लखीसराय जिला में उसका नाम था रामगढ़ चौक व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड। उसने निबंधक के उसका भी चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन उसने निबंधक द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में निबंधक द्वारा पत्र निर्गत किया गया था आपको 24/6/2022 को 3 सहकारी समितियों को व्यापार मंडल की सदस्यता उसके प्रशासक ने प्रदान किया। चूँकि वह अकर्मी थी रामगढ़ चौक व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड लखीसराय जिला का, तो वहाँ के प्रशासक ने 3 सहकारी समितियों को व्यापार मंडल से एफिलिएशन प्रदान किया, सदस्यता प्रदान किया। और ये सहकारी समितियाँ जो थी वो रामगढ़ चौक प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, रामगढ़ चौक प्रखंड मधुमक्खी उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति तथा रामगढ़ चौक प्रखंड मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड थी। इन तीनों सदस्यों को उसने सदस्यता प्रदान किया। उसके बाद बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से निर्वाचन संपन्न करने का अनुरोध किया। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मतदाता सूची के पब्लिकेशन की तिथि निर्धारित की और उसके अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और तदुपरांत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने निर्वाचन कार्यक्रम भी निर्गत किया। और निर्वाचन कार्यक्रम 13/3/2023 को संपन्न होना था निर्वाचन। इसी बीच बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी ने एक पत्रांक 306 दिनांक 9/2/23 निर्गत कर यह स्पष्ट कर दिया कि जो रामगढ़ चौक व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड की मतदाता सूची में वर्ग 2 में जो 3 नए सदस्य बनाए गए हैं, प्रशासक ने जिन्हें 3 नए सदस्य बनाया था उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए और संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संथाराज व अन्य में दिए गए निर्णयों को बनाया गया था। स्वाभाविक था कि निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश का अनुपालन किया और इस कारण उस कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। अब जो एग्रीव्ड लोग थे, जो पीड़ित पक्ष थे, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक खासकर वो 3 लोग जिन्हें सदस्य बनाया गया था, एफिलिएशन दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में CWJC 4500A21 वर्ष 2023 दायर किया, CWJC 4521 ऑफ 2023। इसमें काफ़ी बहस हुआ और इसमें उन लोगों ने मांग किया कि रजिस्ट्रार की जो चिट्ठी है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसका संदर्भ को अलग करके देखा जाए और प्रशासक यदि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी ने जो चिट्ठी निकाला है जिसमें 3 सहकारी समितियों को मतदाता सूची से अलग करने का निर्देश दिया गया है उसको रद्द किया जाए। काफ़ी बहस के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15/2/2024 को अपना निर्णय दिया। इसमें उसने परामर्शी द्वारा निर्गत पत्र को तो रद्द कर दिया, परंतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को यह निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई करें और उसमें फिर नए सिरे से एक आदेश निर्गत करें। मामला यह अभी भी है, बना हुआ है और इसमें बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने अभी तक कोई नया आदेश निर्गत नहीं किया है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति अभी भी है कि प्रशासक को सहकारी सोसाइटी के किसी व्यक्ति को या किसी प्राथमिक या किसी सोसाइटी को सदस्यता देने का अधिकार नहीं है। अगर यदि कोई व्यक्ति किसी सहकारी समिति का प्रशासक है, वह शीर्ष हो, केंद्रीय हो या प्राथमिक हो, तो प्राथमिक सहकारी सोसाइटी में तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को सदस्यता नहीं प्रदान कर सकता है और शीर्ष सहकारी सोसाइटी में वह एफिलिएशन नहीं प्रदान कर सकता है। यह स्थिति है, तो यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार प्रशासक लोग प्रश्न करते हैं कि सर हम मेमो बना सकते हैं कि नहीं, खासकर प्राथमिक सहकारी समितियों के संदर्भ में, तो उनके लिए स्पष्ट वीडियो मैंने बनाया है कि उन्हें ठीक है, उन्हें शक्तियाँ प्रदत्त है 41(4) के तहत प्रबंधन समिति की शक्तियाँ प्रदत्त है, लेकिन वे प्रशासक सदस्य नहीं बना सकते हैं, यह बहुत ही स्पष्ट है। धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।